से रोहित एक्ट की डिमांड रही है, उसके तर्ज पर। जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं या स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो इसको रिवोक की बात कर रहे हैं। चंद लोग जो तमाशा लगाए हैं सड़कों पे उनकी वो पढ़े भी हैं इस रेगुलेशन में क्या है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ जब कानून आता है, केरला में एक दलित इंसान को मुसलमान समझ के मार दिया जाता है। मजाक चल रहा है क्या? JNU, DU, BHU में समझिए थोड़ा बहुत मूवमेंट है, स्टूडेंट मूवमेंट है, तो वहाँ पे चीज़ें मजबूत है। लोग खुल के सामने आते बोलते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत हालत ख़राब है। पहले भी इसके सपोर्ट में थे और आज भी इसके सपोर्ट में ही प्रदर्शन जो आज हो रही है, जो सभा आज लगाई गई, उसकी सपोर्ट में थी। एक अफर्मेटिव एक्शन था जो कि समाज के हाशिए पर बैठे हुए लोगों के मतलब हित में था, उनके साथ में था। वो बिल्कुल सही बात तो नहीं। स्वागत है इनकलाब हिंदी में। मैं कामरान सैफ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। UGC को लेकर जो प्रोटेस्ट लगातार जारी है, UGC एक्ट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि 13 जनवरी को ये जो रेगुलेशन आया है इसमें 2026, इसको लेकर लगातार पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसको स्टे लगा दिया है अगली सुनवाई तक। लेकिन लगातार जो स्वर्ण जाति के लोग या जनरल कैटेगरी के जो लोग थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसको वापस लिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रोक लगने के बाद जो SC ST और OBC के जो छात्र हैं वो तमाम लोग जो कि अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अभी कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों से बात करें और बात करने के बाद हम उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लगातार क्यों अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो UGC एक्ट रेगुलेशन 2026 जो है, जिसको लेकर लगातार पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, जो कि इसको रिवोक के लिए हुआ, और कई लोग थे जो बहुत सारे लोग जो इनके समर्थन में हैं, इसको लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? हम जो UGC के गाइडलाइंस आए, हम बिल्कुल ये चीज़ वेलकम करते हैं कि इस चीज़ को इन गाइडलाइंस के माध्यम से एक्सेप्ट किया गया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष की खराब समझदारी, बुरी समझदारी की वजह से नहीं होता है, वो एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। इन गाइडलाइंस का आना अपने आप में ये चीज़ हमें बताता है। दूसरी चीज़ कि ये जो गाइडलाइंस आए, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि ये गाइडलाइंस फुल प्रूफ नहीं थे। इन गाइडलाइंस में बहुत गुंजाइश थी और कॉन्क्रेटाइजेशन की तमाम आयामों पे, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा हो या कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन को की स्पेसिफिसिटी हो या स्टूडेंट्स को जो स्पेशल इन्वाइटी का एक द्वयम दर्जा दिया हुआ था उसका एक क्रिटिक हो या मॉनिटरिंग की जो भाषा इस्तेमाल की गई है। हमारा बिल्कुल क्रिटिक था इन सब तमाम चीज़ों का लेकर के, लेकिन फिर भी हम ये नहीं डिमांड करेंगे कि ये गाइडलाइंस वापस हो। हम तब भी यही डिमांड करेंगे कि इन गाइडलाइंस में बेहतर रिवीजन हो, नुआंस्ड रिवीजन हो और ये इम्प्लीमेंट हो। और आज हम ये प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो इनजस्टिसेस हमेशा से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और हायर एजुकेशन से SC ST OBC समाज, महिलाओं को, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को बाहर रखते रहे हैं, PWD स्टूडेंट्स को बाहर रखते रहे हैं, उस इनजस्टिस को एड्रेस करने की जरूरत है। और वो तमाम इनजस्टिसेस, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन अलग दिखता है, इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन को चिन्हित करके, डिटेल करके उसके लिए गाइडलाइंस लाने की जरूरत है। और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ और उनके रिड्रेसल के लिए जो गाइडलाइंस हो, हमारी ये डिमांड है कि वो जो हमारी ऐतिहासिक रूप से रोहित एक्ट की डिमांड रही है उसके तर्ज पर हो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं या जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा, इसके आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इस तरीके से देखती हूँ कि पहली बात, जब किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट की वजह से एक ट्रेंड बन जाता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरह के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तभी वो जाके कानून बनता है। कोई भी लॉ को आप देख लीजिए, आप चोरी, मर्डर, किसी भी के खिलाफ अगर आप कोई कानून देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि चोरी के कानून में, मर्डर के कानून में निर्दोष गरीब लोगों को जेलों में नहीं भेजा जाता है। हर कानून में आपको मतलब आंकड़े मिल जाएंगे इतने सारे कि गरीब लोग पूरी जेलों में अपनी जिंदगी भर बंद रहते हैं, उनको कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, वहीं पर उनकी मौतें हो जाती हैं। तो लॉ बिल्कुल ये सही बात है कि उसमें मिसयूज का स्कोप है, लेकिन पहली बात, वो स्टूडेंट्स जिनको उनकी जाति का नाम उनकी एक गाली के तौर पे हमेशा बोला गया है, रोजमर्रा की जिंदगी में उनको कमतर जताया गया है, द्वयम दर्जे का व्यक्ति, इंसान जताया गया है,
प्रोटेस्ट जो हो रहे थे 2 दिन पहले, उसमें ये तक बोला गया कि गधों को घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको जानवर तक आपने रिड्यूस किया है। और जब इसके खिलाफ उन्होंने कुछ भी बोला, आवाज उठाई, तो हमेशा ये बोला जाता है कि अरे फलाना फलाना सर तो बहुत इज्जतदार है, आप उनको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, अरे तुम्हारी उनसे बनती नहीं होगी इसलिए तुम आज उनको बदनाम कर रहे हो। तो जब इनजस्टिस और पर्सनल इनजस्टिस को हमेशा से सामने वाले ने मलिशियस इंटेंट और फॉल्स कंप्लेंट बोला है, तो तब एक करेक्टिव मेजर, एक अफर्मेटिव पॉलिसी में मलिशियस इंटेंट जैसी बात को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी बनेगी, जो भी बनेगी, तो अगर ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है तो ये आंसरेबल है, इट फॉल्स विद इन द सिस्टम ऑफ लॉ। अगर किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि कोई फॉल्स कंप्लेंट हुई है, तो वो तो ऑलरेडी पनिशेबल है लॉ के अंडर। आप अंडर ओथ फॉल्स टेस्टिमनी नहीं दे सकते हैं, एविडेंस नहीं दे सकते हैं, ये तमाम चीजें आप अंडर ओथ नहीं कर सकते हैं, ये पनिशेबल है कानून में, तो वो प्रावधान तो ऑलरेडी मौजूद है। इसलिए सवाल अब ये उठता है कि इस लॉ के मिसयूज को इतना एंजाइटी से क्यों देखा जा रहा है। लॉ तो पिछले 6 साल से जो शर्जील इमाम और उमर खालिद जेलों में बंद है बिना ट्रायल के, लॉ तो वहां पे भी मिसयूज हो रहा है। मैंने तो कभी नहीं देखा करणी सेना को यहाँ पे नारे लगाते हुए उनके सपोर्ट में। तो आप पर्टिकुलर कानून के खिलाफ आपका जो एंजाइटी दिखाता है ना, वो आप असल में अपने प्रिविलेज को करेक्ट करने से मना करते हैं, इसलिए वो एंजाइटी एग्जिस्ट करता है। वरना अगर आपको कानून के मिसयूज पे इतना एंजाइटी होता, तो आप यहाँ पे तमाम जो कानून है बीएनएस में उनके खिलाफ आप उनको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो पर आप नहीं करते हैं। तो आपका जो एंजाइटी है वो मैन्युफैक्चर्ड है। एसआरसीसी से जो कंप्लेन्स ये लोग बनावटी इमेजिनरी कंप्लेन्स लेकर आए कि एक लड़की को प्रपोज किया एक लड़के ने, वो लड़का दलित समाज से था, उसने यूजीसी एक्ट लगा दिया। पहली बात, यूजीसी एक्ट लागू तक नहीं हुआ था और उसने यूजीसी एक्ट लगा दिया। दूसरी बात, एसआरसीसी ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि ऐसा कोई हमारे पास कंप्लेंट नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं। तो वो पूरा प्रोटेस्ट जो इस तरीके के फॉल्स कहानियों पे बेस था, जो गधे को घोड़ा बना दिया है जैसे जातिवादी नैरेटिव पे बेस था, उन प्रोटेस्ट को हम सिरे से खारिज करते हैं। आप इन तमाम चीजों के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सदियों से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जो आप कब्जा करके बैठे हैं, हायर एजुकेशन में जो कब्जा करके बैठे हैं, जो जब स्टूडेंट्स आते हैं मार्जिनलाइज वर्ग से सेक्शन से इंस्टीट्यूशंस में, उनको जो हिंसा से फेस करनी पड़ती है, वायलेंस फेस करना पड़ता है, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। अपने प्रिविलेज की वजह से आप जो हिंसा परपेचुएट करते हैं उसको करेक्ट करने से आप मना कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा अभी मिसयूज के बारे में आप बता रही थी, अभी 2-3 दिन पहले का केस है मोहित खान वाला। मोहित खान जो अयोध्या में जिनका रेप केस के मामले में भी उनको बाइज्जत बरी किया गया है और उनके घर को भी बुलडोज कर दिया गया था, यूपी सरकार ने किया था और योगी जी ने खुद विधानसभा के अंदर कहा था कि ये रेपिस्ट हैं और समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को शरण देता है। तो मिसयूज तो यहाँ भी हो रहा है। मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोहित बोमिला केस में और जो पायल वाले मामले को लेकर जो खुद आदेश दिया था यूजीसी को, अब फिर वो खुद स्टे लगा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम इसको ऐसे ही समझते हैं कि आप पहले रेगुलेशंस बोलते हैं कि आप जारी कीजिए, वो रेगुलेशंस अधपके रेगुलेशंस होते हैं। 2 दिन तक आपको SC ST OBC समाज में आप हीरो बनना चाहते हैं, 2 दिन के बाद तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे लगवा लेते हैं और आपको जो रिप्रेजेंट करते हैं सोलिसिटर जनरल, वो डिफेंड करने के लिए एक तर्क तक नहीं देते हैं कोर्ट में। तो आपने बिल्कुल ये जाल बिछाया था। जिस तरह से आपने गाइडलाइंस लिखे थे, खोखले गाइडलाइंस आपने लिखे, उनको बिल्कुल मजबूती और इम्प्लीमेंटेशन के इंटेंशन से नहीं लिखे। जब वो लागू हुए तो 2 दिन के प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली। यहाँ पे लोगों के गले खराब हो गए हैं NEP को वापस लेने के लिए प्रोटेस्ट करते करते। यहाँ पे बोल चुके हम लोग इतने लंबे समय से कि लेबर कोड वापस करिए, जी राम जी बिल वापस करिए, आपको वो नहीं दिखाई देता है। आपको जो पॉलिटिकल फायदा देने के लिए जो सड़कों पे जो आवाजें आती हैं, आपको वो तभी सुनाई देती हैं जब वो आपको आला कमान कहता है उन्हें सुनने के लिए। ये हमारी समझ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यूजीसी का जो गाइडलाइन आया था, इक्विटी गाइडलाइंस, ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार एक दिन बैठी और उनको समझ में आया कि कैंपसेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है इसलिए हम कानून बनाएं। ये एक लंबे आंदोलन का नतीजा था। उसमें कई खामियां थी, उस खामियों को भी हम बात कर लेंगे। लेकिन आप देखिए कि रोहित वेमुला, जिस रोहित एक्ट की बात हम लोग करते हैं, रोहित वेमुला
हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उनको उस वक्त की जो शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी, उनके कहने पर यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किया गया, उनकी फेलोशिप रोकी गई और उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर, उन्होंने सुसाइड किया, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हम कहते हैं उसे। और उनकी एक चिट्ठी आई और उससे एक बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में निकला कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। और वहाँ से हम लोग एक रोहित एक्ट बनाने की मांग लगातार कर रहे थे। और रोहित एक्ट, राधिका वेमुला जो रोहित की माँ थी और पायल तर्वी की माँ, दोनों ने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि 2012 का जो इक्विटी गाइडलाइन है यूजीसी का, वो सफिशिएंट नहीं है, आप बेहतर बनाइए, रोहित एक्ट के तर्ज पे बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप रिवाइज करिए और इसको मजबूत बनाइए। पार्लियामेंट्री कमेटी में गई और वहां से सारी चीजें हुई और उसके बाद जो वो गाइडलाइन आया उसमें कई खामियां थी। उसमें आप समझिए कि पहली बात ये थी कि उसमें आईआईटीज आईआईएम्स को बाहर रखा गया था। दूसरी बात, जो एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन का बात कहा गया था वो मेजोरिटी में नहीं था, 50% बोला कि आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना है, लेकिन मेजोरिटी में होगा इसकी कोई बात नहीं थी। तो ऑब्वियसली जिस प्रकार का पावर इनबैलेंस होता है यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, वहां पे अगर उस कमिटी में भी अगर अपर कास्ट के लोग बैठते तो वो बेहतर फैसला नहीं ले पाते। तीसरी बात हम ये देख रहे हैं, इक्विटी कमेटी का जो चेयरपर्सन है उसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बना दिया गया है। अब उस इक्विटी कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू ही करवाना है वाइस चांसलर को, और वही व्यक्ति लागू कर रहा है जो व्यक्ति रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पे समस्या है। और भी कई खामियां इसमें थी। पनिशमेंट के बारे में उसमें कुछ लिखा नहीं गया था, लेकिन उस कानून को भी कुछ चंद मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा आंदोलन था। मतलब आप समझिए कि यहाँ पे जितने लोग हैं उससे कम ही लोग होंगे, लेकिन उस मनुवादी सिस्टम को सपोर्ट करने के 10-100 लोगों की भीड़ को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा इकोसिस्टम बना करके भाजपा सरकार ने तैयार करके रखा है। मीडिया है इनके पास, टीवी मीडिया है, और वो चलाने लगे कि ये एक प्रकार का जो है सवर्ण के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जिनकी मानसिकता आप समझिए कि जो बेंच ने ये बोला कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसी बेंच ने बोला था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप इसको रिवाइज करिए। दे आर बोथ द सेम बेंच, सेम जज। तो इस बेसिक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारी आज का जो प्रोटेस्ट है, हम इसी बात को बोल रहे हैं, यूजीसी गाइडलाइंस लागू करिए, बट उसे आप रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करिए। ये बताइए, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटीज आईआईएम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस की हालत खराब है। थोराट कमेटी की रिपोर्ट जब 2007 में आई थी, सुखदेव थोराट यूजीसी के चेयरपर्सन थे, उस वक्त उन्होंने यही कहा था मेडिकल कॉलेजेस में तो डाइनिंग टेबल भी सेग्रीगेटेड था कास्ट के बेसिस पे, क्लासरूम्स में क्वेश्चन पेपर अलग अलग रंग के बांटे जाते थे, और मेडिकल कॉलेजेस की हालत बहुत खराब है। जेएनयू, डीयू, बीएचयू में समझिए थोड़ा बहुत मूवमेंट है, स्टूडेंट मूवमेंट है, तो वहाँ पे चीजें मजबूत है, लोग खुल के सामने आते बोलते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत हालत खराब है। वहाँ पे लोग छुपाते हैं अपनी आइडेंटिटी को, यहाँ तो लोग असर्ट कर पाते हैं, लेकिन वहाँ छुपाते हैं। तो उसको भी लाना जरूरी है, कमेटी मजबूत बने, और इसके साथ साथ उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हो। इक्विटी कमेटी की जो ऑटोनोमस फंक्शनिंग है वो होनी चाहिए, उसको वाइस चांसलर को उसका हेड नहीं बनाना चाहिए। इन सारी चीजों को लागू करते हुए आप हॉस्टल में किस प्रकार से चीजों को करते हैं, एनएफएस लगाया जाता है। आप ओबीसी एसटी समुदाय से आते हैं, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, और वहां अगर कोई सीट आई है, प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, आप भर रहे हैं, तो आपके नाम क्या गया, एनएफएस लगा, नॉट फाउंड सुटेबल। यूनिवर्सिटी में कम नंबर देके निकाल दिए जाते हैं इंटरव्यू में, तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो रैम्पेंट है। और यूजीसी ने खुद बोला कि 118% बढ़ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट, हम समझते हैं कि हाँ, सरकार एग्जीक्यूटिव जो है अलग अलग तरीके से आती है। सुप्रीम कोर्ट में पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, बड़े जज बनते हैं, सालों सालों मेहनत करते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं। वो ये बोल रहे कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, यही आर्गुमेंट है, इसके अलावा और कोई आर्गुमेंट नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, वो छात्र जैसे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लगातार, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या सौन जाति को हों, इन्होंने एक बात ये भी कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर जो इक्विटी स्क्वाड्स होंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम हमेशा निगरानी में रहेंगे, या ऐसा कुछ जो उनका कहना है? हम इक्विटी स्क्वाड जो टर्म ही है इस्तेमाल है, ये कोई हम लोग इसका समर्थन, वही मैं बोल रहा हूँ, यूसी इक्विटी गाइडलाइंस में बहुत सारी खामियां हैं, उस कमियों सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। जब हम कैंपसेस में जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, कास्ट सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। इक्विटी स्क्वाड क्या करेगा, घूम घूम करके 5 लोग बात कर रहे हैं, वो क्या बात की निगरानी रखेगा? ये सब तो गलत चीज है, ऑब्वियसली गलत है। लेकिन हम बोल रहे सेंसिटाइजेशन होना चाहिए कि समाज में अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी में पहुंचते, उनको बताना चाहिए कि जाति उत्पीड़न क्या होता है। मानने को तैयार तो हो पहले। जब इतनी बड़ी लॉजिकल संस्था सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार ही नहीं है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आप कानून क्या बनाएंगे? इसको लोग एक सियासी चाल भी कह रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
ऑब्वियसली सियासी चाल है, क्योंकि सरकार को तो पता है कि रोहित एक्ट का डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आप एक ऐसा टूटा फूटा, जो दिग्विजय सिंह की कमेटी थी उसकी भी रिकमेंडेशन को पूरी तरीके से नहीं माना गया, वो ओबीसी इंक्लूड किया गया, बट और भी चीज रिकमेंडेशन उसमें थी, उस रिकमेंडेशन को भी नहीं माने आप। तो सरकार ने एक तरीके से लाया, वो बोल सकते हैं मोदी घूम घूम करके कि जो है हमने तो अपने वोट बैंक के खिलाफ जाकर के आपके लिए कानून लाया, बट सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। कल को ये बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी जो जज है वो कॉलेजियम से आते हैं, तो आप एनजेएसी बनाइए ताकि हम अपॉइंट कर सकें जज को। तो ऑब्वियसली ये दोहरी चाल है, लेकिन इस चाल को हम जानते हैं, समझते हैं, और इसीलिए प्रतिरोध है कि रोहित एक्ट का जो तर्ज है उसको आधार पे यूजीसी गाइडलाइंस को लागू किया जाए। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का क्या इस पे प्रतिक्रिया है? जो प्रतिक्रिया यहाँ पे लोग हैं, और स्टूडेंट यूनियन जैसे ही स्टे आया था उसके बाद एफईसी बर्निंग हुआ था, और आगे चल के भी एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के हो रहा है। 7 फरवरी को जेएनयू में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल जो यूजीसी को खत्म करने के लिए लाया गया है, और इसके साथ साथ रोहित एक्ट, इन दोनों को मिला करके एक पूरे दिन का कार्यक्रम जेएनयू में हो रहा है, और वहां से एक आंदोलन को तेज किया जाएगा कि जब दोबारा मार्च में सुनवाई होगी तो उसको लेकर के हम लोग सड़कों पर होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोग लगातार इसको लागू करने की मांग कर रहे हैं, और जहाँ एक जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं या स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो इसको रिवोक की बात कर रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला? अब ये मामला उनसे पूछिए कि उनको क्यों डर है। ऐसा एक व्यवस्था बने, ऐसी संस्था बने जहाँ पे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं वो लोग जाकर अपने लिए न्याय की मांग कर सकें, एक सुनवाई हो। उससे डर किस बात की? अगर आप जातिवादी मानसिकता को छोड़ दें, पीछे छोड़कर आए हैं अगर, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरा एक जो नैरेटिव दिया जाता है फॉल्स केसेस का, तो आप देखिए वो तमाम जो महिलाओं को जब डाउरी के लिए हिंसा झेलना पड़ता है, उसके खिलाफ जब कानून आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ जब कानून आता है, जब भी कोई मजलूम तबका अपने लिए कुछ लड़कर छीन कर आता है, तब एक जो सबसे आसान नैरेटिव था फॉल्स केसेस का। आप बताइए कि इतने अभी हरिओम वाल्मीकि को चोरी का इल्जाम लेके एक मॉब ने उसको तो वहां तक कार्रवाई करने भी के लिए भी नहीं ले जाया गया, उसको मॉब ने मार दिया, उसको रातों रात मार दिया, इंसानों ने मार दिया। सोचिए इस बात की ग्रेविटी कि इसने चोरी की होगी। आप क्या फॉल्स केसेस की बात कर रहे हैं? एक केरला में एक दलित इंसान को मुसलमान समझ के मार दिया जाता है, मजाक चल रहा है क्या? आप बात कर रहे हैं फॉल्स केसेस का। अखलाक को मार दिया जाता है, फ्रिज में उसके क्या है क्या नहीं है उसकी बात नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा, मार दिया जाता है। आप बात कर रहे हैं फॉल्स केसेस का। बहुत शर्म की बात है, लेकिन कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। बहुत ऐसा नहीं है कि हम एकदम आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे क्यों लगाया। हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमसे पूछिए ना हमको क्या चाहिए, हमें अपनी यूनिवर्सिटी स्पेसेस कैसी चाहिए। ये चंद लोग जो तमाशा लगाए हैं सड़कों पे, उनकी वो पढ़े भी हैं इस रेगुलेशन में क्या है। यूं तो होना चाहिए था कि इन रेगुलेशंस पे डिस्कशन हो कि इनका इम्प्रूवमेंट क्या होगा, इन पे और काम करने की जरूरत है। कुछ ऐसा पुख्ता उतना है नहीं इसमें, बस इतना हुआ है कि इसको एक्सपैंड करके ओबीसी स्टूडेंट्स को भी एक तरह से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का प्रोविजन दिया गया है। उसके अलावा इसमें बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन आपने क्या किया, इससे आपकी मानसिकता समझ में आती है। अभी जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे भी लगा दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब सालों बाद आई हुई एक राहत की सांस को आप वापस से किसी के मतलब चेहरे से चुरा करके ले जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात तो नहीं होती है। इसीलिए आप इसका नतीजा भी देख रहे हैं कि पीछे बहुत सारे लोग अभी बड़ी तादाद के अंदर आकर के इसका विरोध कर रहे हैं। प्रेशर में आकर के फैसला करना, और वो भी खासतौर पे एक ऐसे फैसले को ले जाना, वापस ले जाना जो कि एक अफर्मेटिव एक्शन था, जो कि समाज के हाशिए पर बैठे हुए लोगों के मतलब हित में था, उनके साथ में था, वो बिल्कुल सही बात तो नहीं है। हाँ, मैं जैसे कि कई लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका ये कहना है कि छात्रों का तो कोई भी जाति नहीं होता है। एज अ एडमिनिस्ट्रेशन में या आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं, वहाँ छात्रों का कोई किसी भी तरीके का कोई वो नहीं होता है। तो वो लोग जो कह रहे हैं, और ये कानून आने के बाद ऐसा उनका कहना है कि इससे भेदभाव और बढ़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है? आज से इसी महीने में मतलब जनवरी के महीने में ही, आज से 10 साल पहले, एक होनहार छात्र मतलब बहुत मतलब क्या कहते हैं इसे,
दर्द भरे अल्फाज के अंदर, एक सुसाइड नोट के अंदर ये लिखते हैं कि मेरा वजूद जो था वो मेरा सबसे फेटल एक्सीडेंट था। उनका नाम रोहित वेमुला होता है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर वो मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें अपनी ही जान लेनी पड़े। उसको हम अंग्रेजी जुबान के अंदर इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं, क्योंकि वो सुसाइड नहीं होता है, आपको मजबूर किया जाता है कि आपको अपनी जान लेनी पड़े। अगर छात्रों की कोई जाति नहीं होती तो ऐसा क्यों है कि भला एक छात्र को वहां पर अपनी जान इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि जाति के बेसिस पर उनके साथ में भेदभाव। और एक छात्र की बात नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद जो डेटा दिया है एक रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट के अंदर, वो उसमें साफ साफ पे कहते हैं कि ज्यादातर सुसाइड्स जो हमें देखने को मिले हैं हायर एजुकेशन के अंदर वो SC ST OBC स्टूडेंट्स के, उसकी ज्यादातर तादाद उनकी है। अगर कोई जाति नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है? तो फिर पायल तड़वी जैसे स्टूडेंट्स को अपनी जान क्यों लेनी पड़ती है? मतलब इतनी दफा हम लोगों ने ये देखा है कि ये डिनाई किया जाता है, स्टूडेंट यूनिटी तब बोला जाता है, जनरल एक कैटेगरी एक जाति बन के आ जाती है जो कि एक कैटेगरी है, तब आ जाती है जब आपको खुद को विक्टिमाइज करना होता है। अदरवाइज जैसा पहले भी अभी यहाँ पे एक स्पीकर ने भी बोला था कि अदरवाइज सब अपनी जातियों से पहचाने जाते हैं, लेकिन जिस वक्त पे अफर्मेटिव एक्शन की बात होती है तब जनरल हो जाता है कि नहीं अब हम जनरल हैं, बाकी सब जो है वो SC ST OBC है। वो हिस्टोरिकली जो लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बाहर रखा गया, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आज तक लोगों को इसलिए मतलब परेशान करना कि आप रिजर्वेशन से अंदर आए हैं, वो कहीं नहीं गिना जाता है। गिना बस एक चीज जाता है कि अरे अब तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, अब क्या होगा, अब अगर किसी ने एक फॉल्स कंप्लेंट कर दी तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे कि वो सिस्टम जो लाया जा रहा है वो एक अनइंटेलिजेंट और मतलब बेदिमाग सिस्टम, जिसको कि समझ ही नहीं आएगा कि कंप्लेंट आएगी तो उसका आकलन भी करना है, जो कि आते ही जैसे एक आउट फॉर ब्लड टाइप ऑफ सिस्टम की तरह काम करेगा। सोशल मीडिया पे एक मीम की तरह भी लोग वायरल कर रहे हैं और उसमें कई लोग लिख भी रहे हैं कि मुसलमान इसके खिलाफ में नहीं आ रहे थे। तो इस पर आपकी क्या राय है कि मुसलमान इसमें क्यों खिलाफ आए और क्यों नहीं आ रहे? तो इस पे तो क्या ही राय दी जाए। मुसलमान अगर इसके खिलाफ नहीं आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आ रहे हैं तो गलत बात है। जो लोग इसके साथ में हैं उनको तो साथ में होना चाहिए। आज के वक्त के अंदर हो सकता है कि इसका एक वजह ये है कि क्योंकि यूजीसी के जो गाइडलाइन है वो रिलीजन के बेसिस पर भी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी एड्रेस करते हैं, और आज के दौर की ये हकीकत है कि रिलीजन के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है आपके कैंपसेस के अंदर। आपके कैंपसेस के अंदर आपका नाम पूछ करके अब आपकी सिर्फ जाति पता नहीं की जा रही है, बहुत लंबे वक्त से है, ये कोई नई बात नहीं है। आपका धर्म पता किया जा रहा है, आपका मजहब पता किया जा रहा है, उस बेसिस पर भी आपको एक्सक्लूड किया जा रहा है। और हाल ही में तो और ज्यादा इस चीज की भी तादाद बढ़ती गई है कि उस बेसिस पर और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का इंक्रीज हो। लेकिन क्या ये बात है कि ये जो लॉज है, जो प्रोविजंस हैं, वो क्या मुसलमानों के फेवर में है इसलिए मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं? जो साइलेंस है उसको इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, बल्कि ये बात भी है कि जो हम ये भी कहते हैं कि मुस्लिम्स के आपस के बीच का सर्टिफिकेशन, जो मुसलमानों का आपस का सर्टिफिकेशन, उसमें भी ये चीज फायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनको कि मुस्लिम दलित कहा जाता है, उन लोगों के लिए जो कि मुसलमानों के अंदर भी जातिवाद का शिकार है। और ये बात पहचानना, ये बात समझना, जिन लोगों को विरोध करना है वो तो कुछ भी कह के विरोध करते हैं, उनने तो एक कदम के आगे सोचा ही नहीं है। तो अब उनको किसी तरीके से और ज्यादा जहर फैलाने के लिए इसको मजहब से जोड़ना ज्यादा जरूरी लगा तो उन्होंने जोड़ दिया। कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर जो दिग्विजय सिंह ने जो ओबीसी को जोड़ा है उसको लेकर ये कह रहे हैं कि ओबीसी को नहीं जोड़नी चाहिए था, SC ST तक ठीक था। SC ST तक ठीक था मतलब अगर आपके पास प्रोविजंस आ रहे हैं, हाँ ये कहा जा सकता है कि वो डिफाइंड हो। ये और हमारा भी क्रिटिसिज्म है उसका कि आपने एक पॉजिटिव चीज ये की है कि आपने इसको एड्रेस करने के लिए चीजें सामने लाई है। जो उसमें एक चीज आपने की है वो आपने एम्बिग्विटी की है। एम्बिग्विटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका कि अच्छा मतलब बहुत कुछ है लेकिन एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, SC ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसा दिखता है, OBC के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसा दिखता है, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स का आपने लिखा है उनके साथ या और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसा दिखता है। ये चीज जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, आप जब तक बीमारी को पहचानेंगे नहीं, उसका इलाज कैसे करेंगे। ये बहुत ही एक सादी सी बात है, आपको बीमारी को पहचानना होगा, आपको डिस्क्रिमिनेशन को पॉइंट आउट करना होगा कि ये है, इस तरह का वो दिखता है। लेकिन वो तो पॉजिटिव चेंजेस की बात है, उसकी जगह आपने इसको रोल बैक कर ली। जो थोड़ा बहुत भी हाथ में आया था, मतलब भगत सिंह कहते थे कि अच्छा आप अगर 8 आने की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक आना आपकी जेब में आ जाए तो उसे जेब में डाल के बाकी के 7 आने की लड़ाई लड़ी। लेकिन आपने जो है ये किया कि वो एक आना भी वापस छीन लिया, तो वो बात मतलब सही नहीं है। ये बात के लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा भी हुए और कंटिन्यूसली उठा रहे हैं। UGC एक्ट 2026 का जो रेगुलेशन है उसको लेकर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लगातार इसका विरोध हो रहा था और उसके बाद अभी जंतर मंतर पे लगातार इसके सपोर्ट में जो कि इस एक्ट के सपोर्ट में बात हो रही है यहाँ, इसको लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं?
देखिए, हम पहले भी इसके सपोर्ट में थे और आज भी इसके सपोर्ट में ही प्रदर्शन जो आज हो रही है, जो सभा आज लगाई गई है, उसकी सपोर्ट में थी। हमारे कुछ डिमांड्स हैं कि मतलब यूजीसी को फिर से लागू किया जाए और उसमें कुछ चेंजेस के साथ लागू किया जाए। रोहित एक्ट को उसमें इनेक्ट किया जाए और जो भी चीज़ें पहले से भी उसमें थी कि मतलब किस तरह से उसका जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही उसको रन करेगा, या फिर ईडब्ल्यूएस को लेकर जो थी उसमें मेंशन किया हुआ कि ईडब्ल्यूएस को देना। तो आप ये भी सोचिए ना कि ईडब्ल्यूएस को देकर आप जो चीज़ें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनरल वाले लोग हैं, उनके लिए भी तो एक बैकडोर का काम कर रहा है कि उनके लिए भी वो चीज़ें वहाँ पे खोली गई हैं। तो वी तो ऑलरेडी सपोर्टेड इट, बट आज जो देख रहे हैं कि जिस तरह से आप जो प्रदर्शन जो लोग इसके अगेंस्ट में जाकर जो कर रहे थे कि इस चीज़ को मतलब वापस लिया जाए, या फिर जो नारे इसके खिलाफ लग रहे थे, मतलब तमाम चीजें देखकर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, तो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पे उठता है कि आप क्या इतने बेबस और कमजोर हो गए थे कि आपने स्वर्ण जाति के लोग के प्रदर्शन को देखकर उस ऐसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को, जो शायद सालों पुराने संघर्ष स्ट्रगल्स जो हमारी थी, जो कितने लोग इसके लिए जान गंवा दिए, उसके बाद एक हमारे लिए जो गाइडलाइंस आई, हमारे पक्ष में जो गाइडलाइंस है, उस पर स्टे लगा दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, यूजीसी को इसका आदेश दिया था कि आप इस पे एक्ट बनाएं और चीज़ों को इसको ये करें। अब मैं अगले सवाल की तरफ जाना चाहूँगा। जनरल कैटेगरी के वो लोग जिनका ये दावा है कि अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो उससे ये है कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा, और जो जनरल कैटेगरी या सोन जाति के लोग हैं इनके ऊपर ये जो व्यक्तिगत लोगों के जो संबंध होंगे या आपसी रंजिश की वजह से इस एक्ट को लगा दिया जाएगा। तो उनसे तो पहले सवाल ये किया जाएगा कि ये जो व्यक्तिगत जो बात वो कर रहे हैं कि मतलब बहुत भेदभाव या फिर किसी तरह का ब्लेम कर दिया जाएगा, क्या इससे पहले वो लोग नहीं कर रहे थे? उन्नाव यूपी में जो गोबर खिलाकर दलितों को मार दिया गया, उन पे पेशाब कर दिया जाता है, तो क्या ये क्या शो करता है? उनके लिए फिर क्या है? उनको जस्टिस कहाँ मिला है? तो उनके लिए तो जरूरी है ना कि ऐसे गाइडलाइंस आए। ये जो स्वर्ण जाति के लोग जो आज चाहते हैं कि अपनी हेजेमनी को बरकरार रखें, अपने हायरार्की को एस्टेब्लिश करके रखें, वो तो इस बात से डरते हैं ना। अगर चोर चोरी नहीं करेगा या फिर चोर वही उसके खिलाफ जाएगा ना, तो चोरी करेगा, जो चोर होगा उसको बुरा लगेगा कि ऐसी चीजें ना आए समाज में, ऐसी कोई गाइडलाइंस ना आए जिनके उनके खिलाफ वो यूज किया जाए। तो वो इस बात से वो डर रहे हैं, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जो इक्विटी स्क्वाड्स की बात हो रही है, जब यूनिवर्सिटी में इस तरीके के स्क्वाड्स लगेंगे या इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो आपको नहीं लगता है कि जो छात्र है वो हमेशा निगरानी में रहेंगे? ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, बिल्कुल अगर ये गाइडलाइंस होता है, लागू किया जाता है, तो सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं होती, वर्क प्लेस, बाहर या फिर किसी भी जगह पे महिलाएं हो या मार्जिनलाइज क्लास के लोग, स्टूडेंट्स हो, एससी ओबीसी मतलब जो भी तमाम लोग कहीं भी रहें, वो सेफ रहेंगे, उनके साथ कोई जातीय हिंसा नहीं होगी या फिर ऊंच नीच का कोई कायदा नहीं मतलब उनके बीच में रहेगा। उनको भी तो एक चाहिए ना स्पेस। तो बिल्कुल ये तो चीज बहुत जरूरी है और होना चाहिए ये। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि यूजीसी का जो गाइडलाइन आया है, जो 13 जनवरी को आया 2026, जो रेगुलेशन है, इसमें क्या कुछ चेंजेस होनी चाहिए जिसको लेकर लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वेल, लैंग्वेज बहुत वेग रखा गया है। मेरा तो यही व्यू है कि लैंग्वेज को क्लियर रखा जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो है इसका मोटिव सही है कि जो एसटी एससी ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहा है कैंपसेस में, उसको एड्रेस आउट किया जाए। पहले क्या जीएस कैश हुआ करता था जिसमें सेंसिटाइजेशन होती थी जेंडर को लेकर और हैरेसमेंट्स को इशू किया गया था जेंडर के बेसिस पे। अब यही चीज़ कास्ट के बेसिस पे करने की कोशिश हुई, बट मीडिया में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला है इसके बारे में कि कोई भी फेक केस लगा सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो यूजीसी को यही करना चाहिए, लैंग्वेज को क्लियर करके पेश करना चाहिए। बाकी सेंसिटाइजेशन सेल्स एस्टैब्लिश की जाए यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे डीयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, कास्ट के बारे में सेंसिटाइज करे और अवेयर करे कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ आपका ये प्रिविलेज है, ये सब चीज़ें, तभी जो है ये अच्छे से लागू हो सकता है। नहीं तो ये आईसीसी की तरह एक डिफंक्ट बॉडी बन के रह जाएगी। ये व्यू है। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, नो डाउट, रोज़ ये खबरें आती रहती हैं लगातार मीडिया के अंदर कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपको लगता है अगर ये कानून लागू हो जाए तो जनरल कैटेगरी के लोग या सवर्ण जाति कहने वाले लोग जो हैं उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ होंगे या उनके ऊपर क्या किसी भी तरीके का जो यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी होंगे वो उसके ऊपर भेदभाव करेंगे? वेल, अफवाहें तो फैला रही जा रही है कि ऐसा चीज़ें होगी, बट ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा। जो सवर्ण जाति के लोग हैं या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके पास एक प्रिविलेज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से उत्तराखंड में देवभूमि में काफ़ी ऐसे केस आए हैं कि हरास किया गया शॉल सेलर्स को या स्टूडेंट्स को, ऐसी चीज़ें आती रहती है, तो उसके बाद वापस केस नहीं होता सवर्णों पे। ये चीज़ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ कोई ऐसी स्पेशल कोई एट्रोसिटी होगी। अलबत्ता बस केसेस को जो है
अच्छे से सही लैंग्वेज में पेश करना है ताकि कोई फेक केस ना हो, बट फेक केस के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें जो जेंडर के ना पे वायलेंस होता है, आप देखेंगे जो मर्दों पे ज्यादती होती है वो कंपैरेटिवली स्टैटिस्टिकली बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो इसका कोई आसार दिख नहीं रहा है, बस लैंग्वेज क्लियर रखने की जरूरत है, यही मेरा व्यू है इस पे। किस तरीके से आप इस जो स्टे को आप देख रहे हैं? देखिए स्टे खैर जो रेगुलेशन लाया गया था उसको लागू होना चाहिए था। डिस्क्रिमिनेशन देश में भी है, यूनिवर्सिटियों में भी चल रहा है, हम लोग डेली उसको फेस करते भी हैं, देखते भी हैं। और एक बात ये भी है कि जो आंकड़ा आया है वो आंकड़े वही उतने ही आ पाए हैं जितने लोग हिम्मत करके जाके अपने केस दर्ज करवा पाए हैं। बहुत सारे ऐसे मामले भी होते हैं जो अपने केसेस दर्ज नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसे जातिगत भेदभाव ये तो कंटिन्यूअस चल रहा है। 2016 जब से जो है रोहित वेमुला की सनसनीखेज हत्या हुई, तब से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि कोई यूनिवर्सिटियों में कोई एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो बॉडी निष्पक्ष हो, जो है कोई जिसमें बीसी उसी जो है कोई वो न रहे, जिसमें स्टूडेंट भी उसमें रहें, फैकल्टी रहे उसमें, जो है जो कर्मचारी हैं वो सब रहें। उसी के समानांतर जो है जो इन्होंने लेके आए थे, ये अभी जो यूजीसी का रेगुलेशन आया है वो एक हम लोग उसको स्वागत भी कर रहे थे कि ठीक है इसको लेके आया जाए क्योंकि ज़रूरत थी और इसमें सुधार की भी गुंजाइश थी। इसको थोड़ा और इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इसको करने की आवश्यकता थी। तो इसको जो है लागू होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारा दिक्कत इससे जो है बहुत सारी राहत मिलेगी स्टूडेंट्स को जो थोड़ा दब के रह रहे हैं अभी। और जो एक मसला जो आ रहा है कि इससे सवर्ण समाज के लोगों को दिक्कत हो रही है, भाई किन लोगों को दिक्कत हो रही है? अगर आप भेदभाव नहीं करते हैं तो क्यों दिक्कत होगी आपको? अगर आप जो है गाली नहीं दे रहे हैं, अगर आप जो है किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं बात बात पे, किसी को आपको जो है उसके कास्ट के नाम पे, कोई एक आइडेंटिटी के नाम पे उसको जो है आप जलील नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत होगी? क्यों आपको जो आप पे जो है फर्जी मुकदमा डाला जाएगा? तो ये बहुत बेवजह जो है बात है। और ऐसे जो है नियम आके स्ट्रेंथन करेंगे यूनिवर्सिटियों को, वहाँ पे जो शैक्षणिक परिसर को जो है उसको वहाँ पे अकादमिक गतिविधियों को और स्ट्रेंथन करेंगे। जो ये जातिगत उत्पीड़न हो रहा है उस चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी यूनिवर्सिटियाँ छोड़ देते हैं, अपना एकेडमिक करियर छोड़ देते हैं लोग, या फिर जो है बहुत सदमे में रहते हैं। तो इन सबको जो है वो करने के लिए इसको लागू होना चाहिए था और रोहित एक्ट की हम डिमांड अभी भी कर रहे हैं। रुकवा दो। अगर लैंगिक आधार पर था तो एक बात वो भी जोड़ते, एक तो सबको एक में जोड़ना नहीं चाहिए था। लैंगिक आधार पर भेदभाव रोकने के लिए जेंडर सेंसिटिव सेल हर जगह होता है ना, प्रोक्टोरियल बोर्ड और डिसिप्लिनरी कमेटी हर जगह होती है ना, सबको न्याय देती है। इसमें सबको शामिल ही नहीं करना था। पॉइंट नंबर 1, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर अकेले ये बनना था, अकेले बनाते और उसको एक्सप्लेन करते ताकि उसमें ये पता चलता कि क्या क्या करेंगे आप, तब आप उसको उसके समिति की जांच के दायरे में आएंगे। क्या करेंगे तो शिकायत होगी, सजा के प्रावधान क्या है, उसके बाद अपील। इसमें आखिरी में जाकर देखिए ये सारा लिखा हुआ है कि एमिनस क्वाइड बनेगा, एमिकस क्यूरी के न्याय मित्र के साथ लोकपाल, और लोकपाल के बाद 2023 वाले रेगुलेशन के तहत उसको अपील भी कर सकते हैं। आपने पूरे समाज को कंफ्यूज कर दिया कि आपके विरोध में। तो ये सरकार की साजिश है जो जाति जनगणना नहीं कराने देना चाहती, जो इस देश में यूजीसी को बेच रही है, उस पर ध्यान न जाए। देखने में लगे कि समता समिति है और पीछे से प्रावधान इतना कंफ्यूजिंग कि समाज को आपस में सड़क पर लड़ा दो। ये बहुत खराब लगा, दिया ना गाली लोगों ने, और जिनके महबूब नेता खुद वही थे उन्होंने भी गाली दी। जाति इतनी गड़बड़ चीज है। राष्ट्रपति जी थे, 2-3 है, गूगल कर लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रपति होने के बाद भी जाति खत्म नहीं हुई। जाति तो इस देश में ऐसी चीज है। अगर भारत सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देश को बताते हैं कि 78% केवल सवर्ण लोग हाई कोर्ट में आए, जज बने, तो ये तो सरकार ने बताया। सरकार बताती है कि देश के विश्वविद्यालयों में 1 अप्रैल 2023 को 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 38 सवर्ण है, ये सरकार ने बताया। तो जाति है, और जाति के नाम पर भेदभाव है तो कैंपस में भी होगा, न्यायपालिका में भी होगा। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का बयान है कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से केवल सवर्ण वहां पर जज है। मैंने नहीं बोला, निशिकांत दुबे ने बोला है, जिसने कल ये भी ट्वीट किया था परसों कि जो मैंने कहा वही जज साहब ने कहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है?
इसलिए जाति एक सच्चाई है और जाति जनगणना, मैंने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि जाति बीमारी का नाम है। जाति जनगणना होगी तो जांच होगी और उसके बाद उस पर नीति बनेगी तो इलाज होगा। आप नीति बनाने के लिए इतना सब कर रहे हैं तो फिर नीति इस देश में बनेगी कैसे? केवल इसलिए कि कुछ ताकतवर लोग आ जाएं। इंदिरा जयसिंह ने बोला उसी हियरिंग में, इंदिरा जयसिंह ने बोला कि ये तो बड़ा अजीब है, हमारा तर्क आप सुन नहीं रहे और आप एक समुदाय को सड़क पर कानून व्यवस्था का खतरा बना दें और उसके बाद इसको रोक दें। तो ये बहुत खतरा, ये सब बीजेपी करा रहे हैं। आपको नहीं लगता खतरा था क्योंकि फॉल्स एलिगेशन लगाने के बाद कोई उस पे कार्रवाई भी तो नहीं की ना? 90% ईडी सीबीआई फॉल्स एलिगेशन पर चल रहा है। यूएपीए में शोधार्थी प्रोफेसर पत्रकार जेल में है, फर्जी। डावरी वाले मामले कितने फर्जी आ गए। तो कोई ऐसा कानून बता दीजिए जिसमें सीजे साहब ने पहली सुनवाई इस मामले में एक जजमेंट इसका जवाब दे दो ना। फॉल्स एलिगेशन कब लगता? कोर्ट में जाता तब ना। और ये एमिकस क्यूरी क्या बना था? आप अपील कर सकते थे। ये अफवाह फैला दी गई और कितने दलित पिछड़े ऐसे हैं जो फॉल्स एलिगेशन, मतलब दलित पिछड़े केवल इसीलिए जाते हैं कि वो फॉल्स एलिगेशन लगाएंगे। आप चुटकुले। अच्छा, एक आखिरी बात कि अभी एक व्यक्ति ने एक झूठ बोला सोशल मीडिया पर कि SC/ST एक्ट लगा दिया, बीजेपी का नेता था, 50,000 रुपया दे करके बचा। रामजस कॉलेज या कौन सा कॉलेज है, SRCC ने क्लैरिफिकेशन दिया कि फेक न्यूज है। तो कृपया करके फेक न्यूज पे न जाएं, इस रेगुलेशन पे बात करें। और इसमें बीजेपी सरकार ने जानबूझकर इसको ऐसा वेग बनाया। 3% ने हरा दिया है सर 85% को। भाई बीजेपी ने सबको लड़ा दिया है, बीजेपी ने जानबूझकर ये किया है। बीजेपी चाहती है ये अपोजिशन, देखिए बीजेपी चाहती है कि कोई विपक्ष का नेता कुछ बोल दे तो उसके ऊपर डिबेट करवा दूं। डेथ वारंट है ये जो कानून आया है, ये बताया गया था जब वो आप जो है वो कर रहे थे आंदोलन। ठीक है, वो आंदोलन प्रायोजित तरीके से करवाया जा रहा था, बीजेपी यही चाहती थी, इसीलिए उस पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसको छोड़ देते हैं, बीजेपी सब करवा रही है। अब इसको कहिए तो मैं साबित फिर से करूं, और समझदार हैं तो समझ जाइए। भाई जाति जनगणना न करानी पड़े, जाति जनगणना न करानी पड़े और देश में मुट्ठी भर लोग सब हक मारते रहें, इसमें आंकड़े न पता चले, धारणा पर देश लड़ जाए, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं।